नमस्कार, मैं प्रबोध प्रबिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ शाहजहानपुर जनपद के कीर्त शेष, यश शेष और स्मृत शेष कवि, रंगकर्मी, साहित्यकार और सुविख्यात शिक्षक डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिपुरानाथ आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 30वें अनुष्ठान को लेकर। काव्यामनी का ये 30वां अनुष्ठान ये हम शाहजहानपुर जनपद के यश शेष कवि अपने बड़े भाई हरिओम शुक्ल ओमी जी को समर्पित। और मित्रों, जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि काव्यामनी में आमंत्रित कवि, रंगकर्मी, साहित्यकार या समाज सेवी का आकुल अभिनंदन और उसके बाद उनका परिचय, और परिचय के बाद में वो जो अपने अनुभव, जो उनकी पर्टिकुलरली चाहे साहित्य हो चाहे रंगकर्म हो, उसके लिए जो उनकी साधना है, जो उनका तप है, जो उनका श्रम है, जो उनका परिश्रम है, उसको लेकर आप लोगों से साक्षात रूबरू करवाना, अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करना। तो आज इसी कड़ी में मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे फनकार को बुलाया हुआ है। कहते हैं कि शाहजहानपुर का जो रंगकर्म है आज इतना समृद्ध है, इतना धनी है, इतना रिच है कि उसकी धमक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में तक पहुंची है। आज हमारे शाहजहानपुर की बहुत सी रंग संस्थाएं और बहुत से रंगकर्मी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दीवारें और कंगूरे जो अच्छे लगते हैं, उनकी जो नींव होती है वो अक्सर हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि शाहजहानपुर के ना जाने कितने रंगकर्मियों को उस कलाकार के बारे में जानकारी नहीं होगी जिस कलाकार का आज हम आकुल अभिनंदन और जिस कलाकार को आज आप लोगों से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। तो मैं उनके बारे में और बातें करूं, काव्यामनी की जो परंपराएं हैं उनको मैं पूरा करूं। जी हाँ, तो उससे पहले मैं ऐसे रंगकर्मी नहीं बल्कि इनको कहा जाए कि वरिष्ठ से वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राजा रस्तोगी जी का स्वागत करते हैं। राजा रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्यामनी के 30वें अनुष्ठान में। निश्चित तौर पर आज आपका आकुल अभिनंदन कर हमारा काव्यामनी का ये 30वां अनुष्ठान निश्चित तौर पर फर्श से अर्श तक पहुंचेगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। मित्रों, जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि आमंत्रित जो अतिथि है उसके द्वारा सबसे पहले माँ शारदे का माल्यार्पण और उसके साथ साथ माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा। तो इस निमित्त मैं अपने बीच उपस्थित वरिष्ठ रंगकर्मी भाई राजा रस्तोगी जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई और शाहजहानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि भी हैं, भाई सुदर्शन सलिलेश जी से भी निवेदन करूंगा कि वो राजा रस्तोगी जी का सहयोग करें और संयुक्त रूप से माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। भाई राजा रस्तोगी जी और साथ ही भाई सुदर्शन वर्मा सलिलेश। मित्रों, जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण और माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है, कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, और अगली कड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि काव्यामनी की परंपरा है कि आमंत्रित अतिथि कवि, रंगकर्मी या साहित्यकार का आकुल अभिनंदन। जी हाँ, तो इस निमित्त मैं अपने बीच उपस्थित अपने बड़े भाई जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि भी हैं, भाई सुदर्शन वर्मा सलिलेश जी से निवेदन करूंगा कि वो राजा रस्तोगी जी को अंग वस्त्र और साथ ही साथ आकुल अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। भाई सुदर्शन वर्मा सलिलेश जी।
राजा रस्तोगी जी का मान सम्मान आकर अभिनंदन हो चुका है जी। और अब मैं उन्हें मंच पर बुलाऊं, उनसे आप लोगों को परिचित कराऊं, वो अपने संस्मरण आप लोगों के साथ साझा करें। इससे पहले निवेदन करूंगा मैं अपने बीच उपस्थित अपने बड़े भाई, वरिष्ठ रंगकर्मी, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि भाई सुदर्शन वर्मा सलीलेशी से कि वो राजा रस्तोगी जी के लिए 2 शब्द बोले। भाई सुदर्शन वर्मा सलीलेशी। परिक्रमा संस्था जिसको नाम दिया था डॉक्टर आकुल जी साहब ने, उसके बैनर के तले डॉक्टर आकुल सम्मान से नवाजे गए आज के भाई राजा रस्तोगी जी, जो कि अपने जनपद के वरिष्ठतम रंगकर्मी हैं, बहुत पुराने हैं, बड़े अनुभव इनके पास हैं। और आज भी सन 1944 की जिसकी जन्म तिथि हो, तब से अब तक इतने वर्ष तक आज भी पूरी जीवंतता के साथ ये वो सम्मान पा रहे हैं जो व्यक्ति आज भी जीवंत है। मैं डॉक्टर आकुल के नाम के आगे स्मृति शेष या यशाशेष नहीं लगाना चाहता। मैं आज भी उनको अमर मानता हूँ। वे अमर रहे हैं और अमर रहेंगे। ऐसा सम्मान ये डॉक्टर आकुल जी की स्मृति में बहुत रंगकर्मियों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को दिया जा चुका है। आज की इस कड़ी में मैं श्री राजा रस्तोगी जी को इसे सप्रेम भेंट करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अभिभूत हूँ। और भाई प्रमोद प्रमिल जी, जिनके भीतर ये अंतस्तल में ये प्रेरणा रही कि मैं डॉक्टर आकुल जैसे कलमकार को जिंदा रखूं, और निश्चित रूप से वे सफल होते दिख रहे हैं। आगे और भी उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई राजा रस्तोगी इसे सप्रेम ग्रहण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, माँ शारदे का माल्यार्पण माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है, और इसी क्रम में आज के अतिथि कलाकार का मान सम्मान और अभिनंदन भी हो चुका है। जी हाँ, अब बारी है उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की, आपसे मिलवाने की, आपसे रूबरू कराने की, जिससे वो अपने अभी तक के जो रंगमंचीय जो उनकी साधना है, जो उनका श्रम है, जो उनका परिश्रम है, जो उनका त्याग है, जो समर्पण है, जिसकी वजह से शाहजहांपुर का रंगकर्म आज इतना समृद्ध है, इतना धनी है, इतना रिच है, वो आप लोगों से अपनी बातों को साझा करें। लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जब वो श्री राजा रस्तोगी जी का आकुल अभिनंदन करने के लिए उनको स्टूडियो में हमने बुलाया था, और आज जब ये श्रृंखला, जब ये कड़ी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगी, बहुत दुख, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस बीच राजा रस्तोगी जी हम लोगों के बीच में नहीं, और ये आकुल अभिनंदन की 30वीं श्रृंखला उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये अलग बात है कि राजा रस्तोगी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 30वें अनुष्ठान में उनका जो आकुल अभिनंदन के दरमियान जो उन्होंने अपने अनुभव रंगकर्म को लेकर हम सब लोगों के लिए साझा किए, हम लोगों के साथ बांटे, हम लोगों तक पहुंचाए, निश्चित तौर पर वो संस्मरण और उनके द्वारा किया गया रंगकर्म के लिए कार्य हमेशा अमर रहेगा, हमेशा हमेशा। 1944 में जन्मे श्री राजा रस्तोगी जी जब ये मात्र 12 वर्ष के थे और कक्षा 6 के छात्र थे, और ये बात है 1956 की, इन्होंने रंगकर्म में पदार्पण किया। आपका जो पहला नाटक था उसका नाम था भयंकर पतन उर्फ व्याकुल भारत, और ये देवी प्रसाद स्कूल में, जो अब देवी प्रसाद इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता था, उसमें इसका मंचन हुआ था। राजा रस्तोगी जी ने अपने जीवन का जो अंतिम नाटक था वो वर्ष 1980 में किया था, और उस नाटक का नाम था महारानी दुर्गावती। और उस वक्त चूंकि महिला पात्रों
को मतलब बहुत ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा उनकी सहभागिता नाटकों में रोल करने की उनके परिवारों की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, तो नहीं करती थी, और पुरुष ही महिलाओं के पात्रों को किया करते थे। तो इस नाटक में महारानी दुर्गावती की जो मुख्य भूमिका थी वो श्री राजा रस्तोगी जी ने ही निभाई थी। और यही नहीं, इस नाटक का लेखन भी राजा रस्तोगी जी ने स्वयं ही किया था। जीवन के लगभग 24 वर्ष रंगकर्म को समर्पित करने वाले श्री राजा रस्तोगी जी ने दर्जनों नाटकों में मुख्य भूमिकाओं को निभाकर उनको सफल बनाया। उनके द्वारा अभिनीत नाटकों में मुख्यतः महाराणा प्रताप, भक्त पूरनमल जिसके 35 से 40 शो किए थे, चंद्रगुप्त, महारानी दुर्गावती, दानवीर कर्ण, उषा अनिरुद्ध, मशकी हूर, सम्राट अशोक, जहांगीर का इंसाफ और सत्यवान सावित्री, ये वो नाटक थे जिनमें राजा रस्तोगी जी ने मुख्य भूमिकाओं को अभिनीत कर इन नाटकों के मंचन को सफल किया। इन नाटकों से जो संदेश दर्शकों में जाना चाहिए था उसको पहुंचाने में वो सफल हुए। बल्कि यूँ कहा जाए कि नाटकों में मुख्य भूमिकाओं को अभिनीत कर और नाटकों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। राजा रस्तोगी जी के समय में जो प्रमुख संस्थाएं थी जो रंगकर्म को समर्पित थी, लगभग हर संस्था के साथ जुड़कर राजा रस्तोगी जी ने रंगकर्म को आगे बढ़ाया। रंगकर्म के जो धमक थी उसको दूर दूर तक फैलाया। और उस समय की अगर संस्थाओं का हम जिक्र करें तो रामाशंकर नाट्य परिषद जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, इसी क्रम में दुर्गा नाट्य परिषद जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, और इसी क्रम में हनुमत नाट्य परिषद 1935 में, और इसी क्रम में एक जय नाट्यम संस्था थी उसका भी उसी समय में उदय हुआ था। और इसी क्रम में एक हमारे कीर्त शेष रंगकर्मी भाई अशोक बेढक जी, उनकी एक संस्था हुआ करती थी युगांतर सांस्कृतिक परिषद, जिसके साथ राजा रस्तोगी जी ने दर्जनों नाटकों को किया, दर्जनों नाटकों में भूमिकाओं को अभिनीत करके रंगकर्म को सफल बनाया, रंगकर्म को आगे बढ़ाया। राजा रस्तोगी जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय जय गोपाल रस्तोगी निशंक, वो स्वयं एक बहुत ही सशक्त साहित्यकार भी थे और रंगकर्मी भी थे, जिनकी वजह से राजा रस्तोगी जी को बचपन में ही घर से एक रंगकर्म का माहौल मिला। अपने पिताजी को देखकर, पिताजी के साथ जो नाटक हुआ करते थे उनको देखने जाया करते थे, है नहीं, तो वहीं से इनके अंतर मन में जो कलाकार बैठा था, है नहीं, उसने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी और वहीं से इनके अभिनय को पंख मिले और फिर उन्होंने रंगकर्म के एक ऊंचे आकाश की तरफ उड़ान भरी जो 1980 तक अनवरत जारी रही। राजा रस्तोगी जी ने तो हर तरह की भूमिकाओं को निभाया, लेकिन पारसी शैली के नाटकों में उनको महारत हासिल थी और उनकी आवाज़ तो इतनी बुलंद थी कि उनके संवादों को बोलने के लिए किसी भी माइक की आवश्यकता नहीं होती थी। वो बगैर माइक के ही इतनी तेजी से संवाद बोलते थे कि वो दर्शकों तक बहुत आसानी से पहुंचते थे। आपने अपने समय के लगभग हर बड़े कलाकार के साथ मंचों को साझा किया, उनके साथ नाटकों में भूमिकाओं को अदा किया। अगर उस समय के जो कलाकार थे, कहते हैं कि जिनकी वजह से आज रंगकर्म, कहते हैं कि बीज ही एक दिन जाके बड़ा बट वृक्ष बनता है, तो ये वो लोग हैं जो शाहजहाँपुर रंगकर्म के बीज हैं, यानी तो उसमें के जो रंगकर्मी थे जिनके साथ में राजा रस्तोगी जी ने अभिनय करके शाहजहाँपुर के रंगकर्म को आज यहाँ तक पहुँचाया है, उसमें निरंकाय सहाय मस्त, कैलाश नारायण श्रीवास्तव जी, रघुवंश नारायण श्रीवास्तव जी, राधे श्याम श्रीवास्तव जी, महेश सक्सेना जी, महेश श्रीवास्तव जी, बाबूराम तिवारी जी, चंद्रमोहन महेंद्रू जी और अशोक कुमार बेढक जी, ये वो लोग जो थे जिन्होंने उस वक्त शाहजहाँपुर रंगकर्म की नींव ही नहीं रखी, बल्कि अपने श्रम, परिश्रम, त्याग, साधना से शाहजहाँपुर को समृद्ध किया। शाहजहाँपुर की ये जो रंगकर्म की वाटिका है इसको इतना फलीभूत किया, इतना बुलंदियों तक पहुंचाया। राजा रस्तोगी जी ने नाटकों में अभिनय के साथ साथ नाटकों को लिखा भी है, जिसमें महारानी दुर्गावती और इसी के साथ साथ महारानी पद्मावती, ये 2 नाटक थे जिनका लेखन भी राजा रस्तोगी जी ने स्वयं किया था। उस समय के संसाधनहीन समय में, जब नाटकों से नाटक कोई आय का स्रोत नहीं हुआ करते थे और ना ही बहुत ज़्यादा लोग खुल के नाटकों में आर्थिक रूप से मदद करते थे, लेकिन राजा रस्तोगी जी ने अपनी टीम के साथ शाहजहाँपुर में ही नहीं बल्कि शाहजहाँपुर में किए गए नाटकों का हरदोई, महोली, संडीला, लखनऊ जैसे शहरों में जाकर मंचन करके शाहजहाँपुर के रंगकर्म की, शाहजहाँपुर के अभिनय कर्म की छाप को छोड़ा। तो एक नहीं, अनेकों नाटकों में अभिनय कर नाटकों को सफल करने वाले, नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक और लोगों तक सामाजिक संदेशों को पहुंचाने वाले, आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व
शाहजहांपुर में मंचित नाटकों को शाहजहांपुर से बाहर जाके उनके शो करके वहां पर शाहजहांपुर के रंगकर्मी की धमक को पहुंचाने वाले एक नहीं, रानी दुर्गावती और रानी पद्मावती जैसे नाटकों को लिखने वाले राजा रस्तोगी जी आज हमारे बीच है। जी हाँ, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच राजा रस्तोगी जी को डायस पर आने की दावत देता हूं। वो आए और 1956 से लेके 1980 तक का जो उनका रंगमंची सफर था, जो उन्होंने नाटक किए, जो नाटकों में अभिनय किए, जो उनकी कला, जो उनकी प्रतिभा थी, है नहीं, वो आप लोगों से साझा करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। और आप लोग जोरदार तालियों से राजा रस्तोगी जी का स्वागत करें। राजा रस्तोगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिल जी। और प्रमिल जी का ऐसा आदेश मेरे लिए हुआ था कि आप आइए, कम से कम पुराने रंगकर्मी हैं आप, और कुछ आकर के थोड़ा सा हमको लोगों को अवगत कराएं आपने क्या किया। तो मैंने अपनी जीवन रेखा जो थी वो बताई है आप कि सन 55 में मैं किसी समय देवी प्रसाद स्कूल में 6th क्लास पढ़ता था। उस समय हमारे मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के बड़े भाई कमलेश खन्ना जी ये भी मेरे साथ में थे। तो सबसे पहला रंगमंच हमने वहीं पर प्रस्तुत किया था और उसकी प्रेरणा हमें आकुल जी ने दी थी कि आकुल जी का सबसे पहले नाटक मैंने मुमुक्ष आश्रम में देखा था सन 55 में, जिसमें उन्होंने स्वयं दानवीर कर्ण का पाठ किया था। तो मैं ये सोचता था क्या कभी ऐसा भी समय आएगा कि हमें भी पाठ करने को मिलेगा, इस तरीके से मैं भी बोल पाऊँगा। तो मैं बहुत रोया गिड़गिड़ाया अपने अध्यापक के सामने। I.D. मिश्रा प्रिंसिपल थे देवप्रसाद स्कूल सन 55। तब मैंने गिड़गिड़ाया तो मैंने ज़बरदस्ती से एक पाठ ले लिया था। वो मुझे उसका कोई डायलॉग इस समय भी याद है। मैंने एक दूत का पाठ किया था एक राजा के। तो राजा कहना था कि वो औरत विधवा है, उसको आप समझाइए जा करके किसी तरीके से वो हमारी शरण में आए। तो मैंने समझाया कि वो डरती नहीं डराने से और पतिव्रत के गीत वो गाती है, और जो हम उसको समझाते हैं उल्टा हमको समझाती है। रुपयों का भी लालच दिया कि पैरों से ठुकराऊंगी, अरे चाहे विधवा भी हो जाऊं, नहीं अपना धर्म टिकाऊंगी। इसमें भाई कमलेश खन्ना जी का मेरे साथ बहुत शौक था, इन्होंने भी मेरे साथ में रोल किया था। तो इसी कुछ चित्रण से आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारे मोहल्ले में एक नाट्य मंडली आई थी अयोध्या जी की। उन्होंने 1 महीना पूरा अपना ड्रामा खेला था। तो हम लोगों मोहल्ले वालों राय ये हुई क्यों ना हम लोग भी इन्हीं तरह के ड्रामे खेले। तो 5 नाटक हम लोगों ने खेले थे। उसमें था एक महाराणा प्रताप, एक था वीर हमीर हट, एक था गरीब की दुनिया, और एक था छत्रसाल, और एक नाटक था शायद मस्र की हूर। 5 नाटक खेले थे। उस समय मेरी उम्र काफ़ी कम थी, पर प्रेरणा ये थी कि इन्हीं लोगों को कैसे मैं पाठ करूं। तो एक समय वो आया सन 62 में, हमारे एक प्रेरणादायक थे, उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी तो ये महाराणा प्रताप पाठ आपको करना है। तो उस समय मेरी एज कम थी मगर वो पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी उसमें। अब तो इस समय भाई 78 ईयर्स ओल्ड हैं। तो उस समय सबसे पहले मुझे पाठ करने का मौका मिला था। तो मेरे सामने ये वजह थी कि मेरे सामने माइक हटवा दिए गए थे कि आप माइक पे नहीं बोलेंगे, आप 3 लड़के बेहोश हो गए, आपने महाराणा प्रताप डायलॉग बोल लें। वो डायलॉग ये था कि सुबह मॉर्निंग का टाइम था, सब एक लंकेश्वर की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, वीर हमीर बप्पा रावल की जय हो, जननी जन्मभूमि जय हो। तो वहीं पर से डायलॉग था महाराणा प्रताप का, एकदम बंद कर दो, बंद कर दो, झूठ के जय जयकार को बंद कर दो। जब तक अपनी जननी जन्मभूमि वीर हमीर बप्पा रावल की ताकत की भुजाओं को स्वाधीन न बना लो, तब तक इस झूठ के जय जयकार से अपनी हंसी न कराओ। और जो तुमको चाहो जननी के जय जयकार करने की, अरे प्रतिज्ञा कर लो, पहले देश को उद्धार करने की कफन सर से लपेटो, देश पूजा के लिए आओ, मुगल मस्तक की माला गूंजकर माता को पहनाओ, अरे बजाओ फिर ये भेरी, मिटे जब दुख आरत का, और करो जयनाथ की, हो जाए जब उद्धार भारत का। यही बच्चे मुझे प्रेरणा दी। फिर महीने बाद आपका माता सरस्वती कृपा रही, मैंने फिर पलट के नहीं देखा, हरा बराबर हीरो के ही पाठ करते रहे। और यहाँ तक हुआ एक मरतबा मुझे बड़ा अफसोस लगा, मेरे बुजुर्ग थे, मैं उनका, हमारे पोइनिए थे, मुझे पोलमल का पाठ करने सौभाग्य प्राप्त हुआ टाउन हॉल में। तो माताओं बहनों ने, लेडीज़ों ने जो हमारा विलन पाठ कर रहा था हमारे पिताजी का, उनके जूते हमारे स्टेज के ऊपर चढ़ के आते थे। मुझे बड़ा अफसोस लगा उसको। बताइए हमारे विलन की पार्टी मैंने बताया मंच है ये भैया, ये रियल नहीं है। तो उसमें ये था कि मैं कहता हूँ पिताजी प्रणाम, वो कहते प्रणाम, खबरदार कम वक्त प्रणाम के शब्द मुँह से निकाला। क्या तेरे हमने पिताजी क्या गलती की है? क्या एक पुत्र अपनी माँ के साथ यही गलती किया कि नाक जड़ से काट ली? क्या खूब बेटा बाबा कर दिया मुस्या मेरा हो गई इज्जत तपा, अरे 7 पुश्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा, बेहयात हर्ष तेरा नाम रोया। क्या तुझे माता ही दी पृथ्वी करने के लिए, पाई जगह ना दूसरी के डूब बनने के लिए?
फिर मुझे बोलना पड़ा क्या एकदम ही फट जाया गए थे, मैं समा जाऊं अभी, अरे आत्मा तू आग बनकर बरस जल जाऊं अभी। कैसा घुना मंदिर है, कैसा स्तम संताप है, अरे खैर कर ईश्वर तू ही बेटे का दुश्मन बाप है। तो हाथ माताएं बहनों नहीं बर्दाश्त हुआ, हम पटके जाते, मारे जाते थे बुरी तरीके। तो माता बहनी चप्पलें लेके हमारे पिताजी की जो साहब धूल धुलाई की वो भी जानते हैं। तो मैंने बहुत समझाया उन्हें, तुमको जाकर छोड़ा। उस दिन से मैंने कह दिया ऐसा डायलॉग बोलूँगा नहीं स्टेज के ऊपर। हाथ प्रेमी जी के प्रेम में आ गया। वैसे कई मतलब लोगों ने बुलाया, मैंने संडीले भी खेला और आपके बरेली भी खेला। एक मतलब चंद्रपुर पर मैंने पाठ किया। हमारे ओम बाबू सर्राफ जो शाहजहाँपुर के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, इन्होंने किया सिकंदर का पाठ। तो वह दीपक वर्मा जी डीएम थे वहाँ के बरेली के, तो उनके सामने उनका टाइम नहीं था, 5 मिनट टाइम था और हम लोग को केवल 15 मिनट दिया। 15 मिनट में मिनट बाद जो कुछ कहना कहिए। तो मैंने एक शेर बोला तो मुझे अब तक याद है। वो क्या था शेर कि वो सिकंदर कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, माफ कीजिए सम्राट, मुझे आपकी मदद नहीं केवल आशीर्वाद की क्यों कि घनानंद केवल मेरा शत्रु और आप सारे भारत के शत्रु। अपनी माता की चरण सेवा का हम पर भार है, अपनी जननी जन्मभूमि का हमें अधिकार है। हम विदेशी से मदद मरकर भी ले सकते नहीं, अपने घर में गैर को अधिकार दे सकते नहीं। इसी तरीके से आगे बढ़ते अब फिर एक उस समय वो आया कि हमारे साथ किस समय रंग मंच केवल 2 ही कलाकार हैं शाहजहाँपुर के। एक महज सक्सेना मोहल्ला मोहम्मद से चित्रता के पीछे, एक श्री माता प्रसाद गोविंद लिया रहते, बाकी सब भगवान को प्यारे हो गए। और मैं भी कब तक जीऊँगा मगर ये प्रेमी जी के प्रेम नहीं माने और बुलाया आ गया। फिर हमारे छोटे भाई सली सुदर्शन जी बैठे हुए हैं, इनकी आज्ञा मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। इनके प्रेम में आना पड़ा, जो भी टूटा फूटा आता कह रहा हूँ। मगर भैया मुझे ये सौगंध है आप लोगों, ये परंपरा कभी खत्म मत होने देना, ये भारतीय संस्कृति को कभी खत्म मत होने देना। अच्छा, कभी एक बार हमने एक नाटक लिखा 2 घंटे केवल, महारानी दुर्गावती। तो जिस दिन नाटक लिखा उसी दिन मैंने इसको स्टेज करवा दिया। माता की कृपा थी इसी, और उसका खिट कोई लेडीज पार्ट लेने को तैयार नहीं था। तो वो पार्ट भी मुझे करना पड़ा कि वो डायलॉग हम इसी तरीके से लिखे थे कि ये डायलॉग कोई माइक बोल भी नहीं सकता स्टेज के ऊपर आगे मेरे अलावा। तो विवश होकर के नाटक पाठ हम ही पहला पाठ मैंने जीवन में किया लेडीज। तो इसमें यह है कि इसका दृष्टांत मैं सुना रहा हूँ आपको। अकबर बादशाह है, वो हमारे सामने युद्ध के मैदान में कई बार पराजित हो चुका है। तो वो कहता था क्या वजह है कि इस औरत के सामने हर जगह हर युद्ध में हमारी पराजित, हर युद्ध में हमारी पराजय, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो सब मंत्री लोग आप पे विचार करते हैं। महारानी जी जब वो अकबर बादशाह साहब, जब तक उनके पास उनका मंत्री आधार सिंह मौजूद है तब तक आप उस पर विजय नहीं पा सकते। किसी तरीके से आधार सिंह मंत्री को अपने और मिला लिया जाए, फिर इसके देश पर अटैक कर दिया जाए, तब आप उससे जीत पाएंगे। तो वहाँ एक राजा पृथ्वीराज गद्दार था, वो कहता है कि एक खत आज ही उनकी सेवा में भेजा जाए लिखकर, और उसमें लिखा जाए मुझे आपके मंत्री की ज़रूरत है। जब वो मंत्री मेरे पास भेज दे तो उसके किले पर ही हमला कर दो, तभी आप उसको जीत सकते, वरना उसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो दूत के भेष में वो आशा सेनापति आ सबका आता है। तो हमारा द्वारपाल कहता है महारानी जी अकबर बादशाह दूसरी चरणों के दर्शन करना चाहता है। हम कहते जाओ उसे आदर से लिवा लो। तो जब वो आता है तो क्या भेजा है तुम्हारे शाह ने? महारानी जी खत आपकी खिदमत भेजा है। मंत्री जी इस खत को दरबार में लफ्ज़ साफ साफ पढ़ कर सुनाया जाए। गढ़ मांडली की महारानी दुर्गावती, अकबर का आदाब, आपने मेरे ख़त के मुताबिक अपना मंत्री आधार सिंह मेरे पास भेज दिया तो मेरा हाथ आपके दोस्ती के लिए सदा सदा के लिए बढ़ा रहेगा, और या आपने भेजे से इनकार कर दिया तो आपके किले की ईंट से ईंट भेजी, आपका राकीब अच्छी कितने घने विचार। तो वो दूत कहता मानी फिर खत का जवाब युद्ध का निमंत्रण छत्री मिल सकते हैं बस रण में दावेदार से, अरे पत्र उत्तर युद्ध में दूंगी तुझे तलवार से। तो वो कहता है महारानी जी आप मुझे जानती नहीं कि आप किसके नाम है, मैं खूब जानती हूँ। मेरे सामने युद्ध के मैदान 2 बार भागा हुआ सेनापति आ सबका, आप दूत तेरे पे सामने खड़ा, फिर भी इनका हाँ फिर तेरे मालूम है इनकार का अंजाम क्या होगा। वो फिर मुझसे कहता है कि तुझे मालूम है कि इनकार का अंजाम क्या होगा, तुम्हारा हाल कुत्ते से भी बदतर सिवा होगा, मेरी तलवार के नीचे तेरा सुंदर गला होगा, लहू में ये तुम्हारा सर किसी दिन लौटता होगा, नकार इनकार है नादा बुरा होगा बुरा होगा। तो मुझे बोलना पड़ता अरे मुझे परवाह नहीं इसकी, मेरी गर्दन जो कट जाए, बदन और टुकड़े टुकड़े या मेरी छाती ये फट जाए, है मुमकिन चांद और सूरज जगह से अपनी हट जाए, ऐसा ब्रह्मांड ईश्वर का उलट जाए पलट जाए, पर इस बात से तेरी इनकार है मुझको, और जो दूं मैं मंत्री अपना तो फिर धिक्कार है मुझको।
तो कहता माननीय आप मुझे जानती नहीं, मैं खूब जानती नहीं भली और पहचानती भी हूँ। तो वो फिर कहता है कि बुझा दूंगा चिरागे ज़िंदगी तेरी हवा बनकर, बना डालूंगा सुरमा हड्डियों का आशिया बनकर, करूँगा खात्मा तेरा यहाँ से अजदहा बनकर, मिटा डालूंगा हस्ती को तेरी अहले जफा बनकर। अरे तस्लीम कर हम टेक के तू बाढ़ से पहले, अरे जरा अंजाम को तू सोच ले, इनका हाँ सोच लिया। वक्त सबको त्याग देते हैं लगन के वास्ते, जान दे देते हैं प्रेमी गुल बदन के वास्ते, प्रेम में मरता है प्रेमी सीमोतन के वास्ते, दिलोजा बुलबुल का कुर्बा है चमन के वास्ते, और सर कटा डालेंगे अपना हम वतन के वास्ते। यही जाला कार होते। फिर कहता तो फिर देखा जाए, क्या देखा जाए। तो मैंने भी कसम खाती हूँ, मैंने कहा कि मोड़ बैठी हूँ मैं मुख, अब दुख जगत के साथ से देश भक्ति की प्रतिज्ञा कर रही हूँ आज से, शान से कुर्बान आज़ादी पे हो जाती हूँ मैं, और देश पर मिट जाऊंगी ये कसम खाती हूँ मैं। एक बार 65 में लाला आतर सिंह मिल में हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें मैंने सम्राट चंद्रगुप्त का पाठ किया, और उसमें ओम बाबू सर्राफ जो है कासीना ज्वेलर्स वाले के यहाँ, इन्होंने सिकंदर का पाठ किया था, और सिलीकुत का पाठ हमारा निरंकार साहब मर्द जो फैक्ट्री में काम करते इन्होंने किया था। तो उसमें हमें चंद्रगुप्त पाठ करना पड़ा था। तो सिकंदर कहता था कि उस कैदी को हाजिर करो। मैं कैदी हो गया था, तो मैं कोई आपके इरादे से कैदी उससे नहीं हुआ था, मैं युद्ध के यूनानी तरीके आपके पास सीख रहा, आपका सेनापति सिलीकुस के पास। क्यों? केवल अपने शत्रु घनन से बदला लेने के लिए। तो कहता घनन से हमारी क्या दोस्ती। तो मैं कहता हूँ कि वो सुना है कि मेरी माँ बता रही थी कि मेरे 2 निरपराध भाइयों की सोते सोचते हत्या कर दी। हत्या, हाँ हत्या, आज भी बेकल है पापी, पाप के अरमान से लाग है अब तक सितंबर को हमारी जात से, शत्रुता की आग है दोनों तरफ सुलगी हुई, खड़क अब खोलेगा मुद्दत की गिरे उलझी हुई। तो सिकंदर कहता है मैं आपकी क्या मदद करता हूँ, माफ़ कीजिए सम्राट, मुझे आपकी मदद नहीं केवल आशीर्वाद की जरूरत। क्यों? मदद इसलिए कि घनानंद केवल मेरा शत्रु, और आप सारे भारत के शत्रु हैं। अपनी माता की चरण सेवा का हम पर भार है, अपनी जननी जन्मभूमि का हमें अधिकार है, हम विदेशी से मदद मरकर भी ले सकते नहीं, अपने घर में गैर को अधिकार दे सकते नहीं। और मैं आप लोगों को आने वाली पीढ़ी से यही निवेदन करता हूँ कि संस्कृत को बराबर बढ़ाते रहना, इसको खत्म मत करने देना, इसको बढ़ाते रहना। जैसा जैसा माहौल होता है उसी तरीके चलते हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। अरे मैंने धोतिया तान करके नाटक खेला, मेरे पास पैसा अभाव था, क्लब कोई छोटे बच्चे रोल नहीं देता था, बिंग से पर्दे बनवा नहीं सकते, मैंने प्रिंट धोतिया लगा सड़िया खेली, और एक दिन बोया पब्लिक खुद ही गई थी, बताइए कितना डोनेशन आप चाहिए आपके लिए। इसलिए इस प्रेरणा को आप आगे बढ़ते, मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, आप लोग आगे बढ़िए, इसे पुनर्जीवित रखिए, ताकि अगर मैं मरूँ तो मैं कहूँ मैं अपनी संस्कृति छोड़ के आया हूँ। इसमें मैं परिक्रमा प्रेजेंट श्री गजेंद्र कुरवाहा जी आकुल की स्मृति में आयोजित काव्य यामिनी की मैं भरपूर प्रशंसा करता हूँ। इसी तरीके से प्रेरणा बढ़ाते रहें ताकि ये संस्था बराबर चलती रहे, उत्साहित लोग उस पर बराबर आते हैं। इनके चरणों में अपना सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजा रस्तोगी जी। निश्चित तौर पर आज आपने जो काव्य यामिनी में आकुल अभिनंदन को स्वीकार कर और साथ ही साथ अपने अनुभवों को साझा कर शाहजहांपुर के उन जानकारियों से जो आज बहुत से रंगकर्मियों की जानकारी में नहीं है, बहुत से रंगकर्मियों को नहीं पता है कि शाहजहांपुर का रंगकर्म का इतिहास, हालांकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत कुछ तथ्य बाकी हैं, यानी जो धीरे धीरे हम आप लोगों के समक्ष इस काव्य यामिनी के मंच से लेकर आएंगे। जी हाँ, तो उन यादों को साझा किया जो लोगों की जानकारी में नहीं है। जी हाँ, तो मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी क्रम में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं मैं अपने बड़े भाई आदरणीय सुदर्शन वर्मा सलीली जी का। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त आज काव्य यामिनी के 30वें अनुष्ठान के लिए निकाला। जी हाँ, और मैं परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं का भी हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका जो स्नेह, उनका जो हौसला, उनका जो संबल, उनका जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं निरंतर कुछ ना कुछ लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होता रहता हूं। जी, तो आप अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद ऐसे ही हम पर अपना लुटाते रहें, और मैं बहुत ही जल्द फिर हाजिर होता हूं किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रंगकर्मी या फिर किसी सामाजिक व्यक्ति के साथ जिसने अपने श्रम, परिश्रम, त्याग और साधना से शाहजहांपुर को एक नई दिशा दी है, शाहजहांपुर के नाम को रोशन करने में सहायक बने हैं। जी, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।